हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को मंजिल से मिला दे। हेलो नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग साथियों। हम आपको फिर से वही ज्योग्राफी क्लास में स्वागत करते हैं, और हम आज अपना टॉपिक वही चल रहा है, राजस्थान का भौतिक प्रदेश, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। मैंने आपको बता चुका हूं कि अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन सबसे पहले 1994 के द्वारा, सबसे पहले 1994 में मैंने आपको बताया था, जब आपको फर्स्ट भौतिक प्रदेशों की फर्स्ट क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि वीसी मिश्रा के द्वारा 1994 में पश्चिमी राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था, जिसके मैंने आपको नाम बताए थे। यह है अपन का राजस्थान, यह अपन का राजस्थान। इसमें मैंने आपको बताए थे कि राजस्थान को 1994 में वीसी मिश्रा के द्वारा, उनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान का भौतिक प्रदेश, जिसमें राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था। जिसमें बताया था मैंने आपको, पहला बताया था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा बताया था मैंने आपको अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। तीसरा बताया था मैंने आपको पूर्वी मैदानी भाग, और चौथा बताया था मैंने आपको हाड़ौती का पठार। ये मैंने आपको जब ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास हुई थी भौतिक प्रदेशों की, उसमें बता चुका हूं कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा, इनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान का भौतिक प्रदेश, जिसमें राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, और पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती का पठार। जिसमें मैंने बताया था आपको बाद में कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को जलवायु के आधार पर ऐसे 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें था एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। यह जलवायु के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया था, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर देखा था अपन ने कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत अपन पढ़ चुके हैं कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, जिसमें बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र था अपन का 58.50%, जबकि बालू का स्तूप युक्त मुक्त क्षेत्र था अपन का 41.50%। इतना अपन पढ़ा। फिर देखिए था अपन ने कि बालू का स्तूप किसे कहा जाता है। बालू का स्तूप वो होते हैं जो लहरदार, पश्चिमी राजस्थान में लहरदार स्थल आकृतियां पाई जाती हैं, उन्हें बालू का स्तूप कहा जाता है। उसके बाद देखा था अपन ने कि बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार आकृति होते हैं, अनुदैर्घ्य बालू के स्तूप होते हैं, और पौरागोलिक बालू के स्तूप होते हैं, तारानुमा बालू के स्तूप होते हैं, अवरोधी बालू के स्तूप होते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, और मैंने आपको बाकायदा चित्र सहित समझाए भी थे नेक्स्ट क्लास में, जो बीते हुए समय में क्लास आई थी उसमें। फिर अपन शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में था एक टॉपिक अपन का, कौन सा, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, जो अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं अपन बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जिसका राजस्थान के क्षेत्रफल पर 41.50% भाग पाया जाता है। तो अपन पढ़ने वाले हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन देखते हैं कि यह अपन का बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, यह अपन आज पढ़ने वाले हैं। यह अपन का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग माना जाता है, जिसमें अपन देख रहे हैं कि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र के अंतर्गत अपन देखेंगे कि इसमें इसका विस्तार कहां कहां पर है। इसका विस्तार आता है अपन का
एक तो आता है पोखरण, इसका विस्तार आता है पोखरण, जैसलमेर, और फिर आता है अपन का बालोतरा। तो राजस्थान का ये नवीनतम जिला बना था बाड़मेर से अलग होकर। इधर आता है अपन का फलौदी, ये भी राजस्थान नवीनतम जिला है जो जोधपुर से अलग होकर बना था। ये अपन का बालू का स्तूप का विस्तार आता है, जिसमें अपन देखते हैं कि बालू का स्तूप इस हिसाब से पाए, ये अपन का बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। ये अपन का पथरीला मैदान होता है। और देखते हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में यह रेतीला शुष्क रेतीला मैदान है, जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, उन्हें बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, उसे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहा जाता है। यह अपन का शुष्क बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, जिसका विस्तार जैसलमेर पोखरण से बालोतरा और फलौदी तक है। यह अपन का चट्टानी एवं पथरीला भाग है। यह कैसा है? चट्टानी एवं पथरीला भाग है। यह अपन का चट्टानी एवं पथरीला भाग है। ये कैसा है? चट्टानी या पथरीला भाग माना जाता है। बालू का स्तूप क्षेत्र है जो, इस बालू का स्तूप में, बालू का स्तूप में अपन देखते हैं कि इसका विस्तार देखा था अपन ने 41.50%, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसका विस्तार कितना है? 41.50% क्षेत्रफल पर बालू का स्तूप फैला हुआ है। यह एक शुष्क रेतीला मरुस्थल होता है और यहाँ बालू के स्तूप नहीं पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में परतदार अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में परतदार अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं अथवा पथरीला क्षेत्र है। फिर देखा था अपन ने कि इसका विस्तार, सर्वाधिक विस्तार कहां पर है इसका? सर्वाधिक विस्तार आता है इसका जैसलमेर में। यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में माना जाता है। और उसके बाद देखा था अपन ने कि जो पोखरण जैसलमेर है, पोखरण जैसलमेर से, पोखरण जैसलमेर से और मोहनगढ़ जैसलमेर तक, यहाँ आएगा अपन का मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर तक एक भूगर्भीय जलपट्टी पाई जाती है। यहाँ पर एक भूगर्भीय जलपट्टी पाई जाती है। यहाँ भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है, जिसपे जिसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या करता है? लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। किसे? भूगर्भीय जलपट्टी, जो अपन के जैसलमेर पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर तक पाई जाती है। इसमें भूगर्भीय जलपट्टी है, इसे लाठी सीरीज कहा जाता है। इस लाठी सीरीज की चौड़ाई है 80 किलोमीटर। इस 80 किलोमीटर तो इसकी चौड़ाई मानी जाती है लाठी सीरीज की। करीबन 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर ये लंबी है। 80 किलोमीटर क्या है ये? 80 किलोमीटर लंबी है। 60 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। और क्या है? 60 किलोमीटर लाठी सीरीज एक भूगर्भीय जलपट्टी है जो पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक पाई जाती है। यह 80 किलोमीटर लंबी है और 60 किलोमीटर चौड़ी मानी जाती है। और इसमें, इस भूगर्भीय जलपट्टी में, इस भूगर्भीय जलपट्टी में एक घास उगती है जिसका नाम है सेवन है, करंड है, अंजन है, मुराद है। ये घास है इस भूगर्भीय जलपट्टी में पाई जाती है। तो लाठी सीरीज में घास पाई जाती है जैसे करंड, मुराद,
प्लस अंजन प्लस सेवन। लाठी सीरीज में करण, मुराद, अंजन, सेवन प्रकार की घासें पाई जाती है जो यह पौष्टिक घास मानी जाती है। सेवन घास है जो कैसी है, पौष्टिक घास है। यह क्या है, पौष्टिक घास है जो दुधारू पशु होते हैं उन्हें खिलाई जाती है। यह दुधारू पशुओं के खाने के काम आती है। दुधारू पशुओं को खिलाई जाती है। और इसमें एक दुधारू पशु में एक नस्ल आती है गाय की जिसे कहते हैं सहवाल नस्ल की गाय, जैसलमेर में पाई जाती है। सहवाल नस्ल की गाय, सहवाल नस्ल की गाय सेवन घास को खाती है, अधिकतर दूध देने वाली गाय मानी जाती है। और अपन देख रहे हैं कि अपन देखा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। मुक्त क्षेत्र किसे कहते हैं, जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं उन्हें बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहा जाता है। यह शुष्क रेतीला प्रदेश माना जाता है। इसका 41.50% भाग राजस्थान के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में क्षेत्र का विस्तार पोखरण जैसलमेर से बालोतरा और बालोतरा से फलौदी तक फैला हुआ है। यह चट्टानी एवं पथरीला प्रदेश है। इसका निर्माण अवसादी प्रदा चट्टानों के कारण माना जाता है। और पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक एक 80 किलोमीटर लंबी व 60 किलोमीटर चौड़ी लाठी सीरीज पाई जाती है। भूगर्भीय जलपट्टी पाई जाती है जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। इस लाठी सीरीज में करण, मुराद, अंजन, सेवन घास पाई जाती है। सेवन घास एक पौष्टिक घास है जो दुधारू पशुओं के खिलाने के काम आती है। सेवाल नस्ल की गाय आज जैसलमेर में पाई जाती है। यह इन घासों को खाती है। और इसके बाद देखें अपन कि जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर एक एक गांव आता है चांदन गांव। जैसलमेर के अंदर एक गांव आता है चांदन गांव। जैसलमेर के अंदर एक गांव आता है चांदन गांव। चांदन गांव में एक नलकूप पाया जाता है। चांदन गांव में एक नलकूप पाया जाता है जिसे थार का गड़ा कहा जाता है। जिसे थार का गड़ा, थार का गड़ा कहा जाता है। तो अपन देख रहे हैं कि जैसलमेर के अंदर एक चांदन गांव स्थित है जिसमें नलकूप पाया जाता है जिसे थार का गड़ा कहा जाता है। और इसी जैसलमेर में एक कुलधरा गांव स्थित है। जैसलमेर के अंदर एक गांव आता है अपन का कुलधरा गांव। एक जैसलमेर में एक गांव आता है कुलधरा गांव। कुलधरा गांव जहां व्हेल मछली के अवशेष पाए गए थे। जहां व्हेल मछली के अवशेष पाए गए थे। और इसी कुलधरा गांव के अंदर, इसी कुलधरा गांव के अंदर भूतिया गांव के पंडितों के द्वारा इसी कुलधरा गांव में भूतिया गांव के पंडितों भूतिया गांव के पंडितों के द्वारा एक खंडीन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, भूतिया गांव के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, भूतिया गांव के पालीवाल पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खडीन की खेती की जाती है। खडीन खेती की जाती है। तो अपन देख रहे हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जिसका विस्तार जैसलमेर के पोखरण से लेकर और बालोतरा बालोतरा से फलौदी तक है। और यह एक अवसादी चट्टानों से निर्मित मैदान है
जो पथरीला है, और इसी मैदान में एक पोखरण जैसलमेर से और मोहनगढ़ जैसलमेर तक एक भूगर्भीय जलपट्टी पाई जाती है, जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। यह भूगर्भीय जलपट्टी पर कुछ घासें उगाती हैं, जैसे मुराद है, करंड है, अंजन है और सेवन घास है। ये पौष्टिक घास होती हैं जो दुधारू पशुओं के खिलाने के काम आती हैं, और सेवाल नस्ल की गाय जैसलमेर जिले में पाई जाती है। और फिर देखा था अपन ने कि जैसलमेर जिले में ही एक चांदन गांव है जिसमें नलकूप पाया जाता है, जिसे थार का गड़ा कहा जाता है। फिर देखा था अपन ने कि जैसलमेर में ही कुलधरा गांव है जहां से व्हेल मछली के अवशेष पाए गए थे, और कुलधरा गांव में ही एक प्रथम कैक्टस पार्क की स्थापना की गई थी। राजस्थान का प्रथम कैक्टस पार्क है। और फिर कुलधरा गांव में ही भूतिया गांव के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन की खेती की जाती है। फिर देखते हैं अपन, इसके बाद देखते हैं अपन, एक प्रकार होता है हमादा, एक होता है हमादा बालू का स्तूप। हमादा ये पथरीला होता है, इसे हमादा भी कहा जाता है। जो विस्तार पोखरण से बालोतरा से बाड़मेर तक है, बालोतरा से फलोई तक है, इसे हमादा के नाम से जाना जाता है, जो एक पथरीला मरुस्थल है। ये क्या है? पथरीला। ये पथरीला है, ये की बात है, इसी का नाम है हमादा। और फिर देखें अपन कि एक बाड़मेर आता है। बाड़मेर जिले के अंदर अंदर कुछ बटाडू का कुआं पाया जाता है। बाड़मेर के अंदर बटाडू का कुआं पाया जाता है, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। तो अपन देखते हैं कि बाड़मेर के अंदर ध्यान देखते हैं, बाड़मेर में बटाडू का कुआं पाया जाता है, जिसे 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 रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। तो अपन ने पहले इसका एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे की क्लास बढ़ाते हैं इस बोर्ड को साफ करने के बाद में। तो अपन देखते हैं कि अपन ने आज पढ़ा था बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र अपन पहले पढ़ चुके हैं, जिसका विस्तार 58.50% था। और आज पढ़ रहे हैं अपन बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, जिसका विस्तार 41.50% आता है। वह बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र किसे कहते हैं? जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, उसे बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहा जाता है। बालू का स्तूप क्या होते हैं कि पश्चिम राजस्थान क्षेत्र में जो लहरदार स्थल आकृतियां बनती हैं, हवा के कारण उन्हें बालू का स्तूप कहा जाता है। और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंतर्गत अपन देखते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो मैंने आपको बताया था कि पोखरण जैसलमेर से लेकर बालोतरा, और बालोतरा से फलोदी के मध्य हमादा नाम भी एक बालू का मुक्त क्षेत्र है, जिसे चट्टानी एवं पथरीला क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र में जैसलमेर के अंदर पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक एक भूगर्भीय जलपट्टी पाई जाती है, जो 80 किलोमीटर लंबी व 60 किलोमीटर चौड़ी भूगर्भीय जलपट्टी है, जिसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। इसी लाठी सीरीज के अंदर सेवन घास, मुराद है, करंड है, अंजन घास पाई जाती है। यह घासें दुधारू पशुओं को खाने के काम आती हैं, और वो दूध अधिक दे पाती है। इस घास को प्रसिद्ध गाय होती है, जो जैसलमेर जिले की प्रसिद्ध गाय है, वह सेवाल नस्ल की गाय जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और उसके बाद देखा था अपन ने कि जैसलमेर के अंदर एक चांदन गांव है, जिसमें एक नलकूप पाया जाता है, जिसे थार का गड़ा कहा जाता है। और जैसलमेर के अंदर कुलधरा गांव है, जिसमें व्हेल मछली के अवशेष पाए गए थे। और इस अवशेषों के कारण मैंने आपको पहले बता चुका हूं पहले क्लास में कि 33 साल का अवशेष पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसका कारण क्या था कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में व्हेल मछली के अवशेष पाए गए थे, और एक कैक्टस, राजस्थान का प्रथम कैक्टस गार्डन की स्थापना कुलधरा गांव जैसलमेर में की गई थी। और यहाँ ही कुलधरा गांव जैसलमेर के अंदर ही भूतिया गांव के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन की खेती की जाती है। और फिर आता है अपन का बाड़मेर में बटाडू का कुआं स्थित है, जिसे थार का गड़ा, जिसे रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? बटाडू के कुएं को कहा जाता है। और सेवाल नस्ल की गाय कहां पाई जाती है? जैसलमेर पाई जाती है।
चेवन, मुरान, अंजन किसके नाम है? ये घासों के नाम है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे अपन भी चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। और ये अपन बालू का स्तूप मुख्य क्षेत्र था जो अपन ने पढ़ा था। अब आगे देखते हैं अपन जो कुछ पश्चिम स्तरीय संबंधित टॉपिक आते हैं, जिसमें आते हैं अपन के बालू का स्तूप मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कि बालू का स्तूप किसे कहते हैं कि दो 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 बालू का स्तूप होते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाता हूं, 1 मिनट देखिए कि ये अपन का पश्चिम स्तरीय प्रदेश है, जिसमें इसमें ये बालू का स्तूप बन गए, इधर ये बालू का स्तूप बन गए। इनके मध्य में ये कुछ रास्ते पाए जाते हैं। तो बालू का स्तूप दो तरह के बन गए, ऊंचे ऊंचे टीले बने थे भूडा के कारण, जिन्हें जिन्हें बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। जब इन बालू का स्तूपों के बीच का जो मैदान होता है वो गड्ढा या अपन कहते हैं गमर भाषा में जो पानी भरा होता है, जिसे कहते हैं ये अस्थायी गड्ढा होता है। इसमें जब बारिश होती है तो इसमें पानी भरा रहता है। इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहते हैं पलाया। इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पलाया कहा जाता है। पलाया क्या होता है कि यह दलदली 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 भूमि का भाग होता है। ये दलदला क्षेत्र होता है। ये दलदला क्षेत्र होता है। तो अपन देख रहे हैं कि पलाया क्या होता है, दो बालू का स्तूपों के मध्य का क्षेत्र होता है जिसे पलाया कहा जाता है। और पलाया ये आपको बताया था, दो बालू का स्तूप है, दो बालू का स्तूप मध्य में जब दो टीले बालू का स्तूप किसे कहते हैं? बालू का स्तूप ये होते हैं जो ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं बूढ़ा के, मतलब रेतीली मिट्टी होती है, उसके जो ऊंचे ऊंचे टीले पाए जाते हैं उन्हें बालू का स्तूप पाया जाता है। और दो टीलों के मध्य जो एक गड्ढा होता है उसे पलाया के नाम से जाना जाता है। इसे दलदली भूमि क्षेत्र होता है। और इसके बाद देखते हैं अपन पलाई के बाद अपना अगला टॉपिक आता है। अगला टॉपिक आते हैं अपन पलाई के बाद में आता है अपन का टाट या रण। अगला आता है टाट या रण। ये कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश में शब्द होते हैं जो अगर एग्जाम में सिर्फ ऐसे पूछ जाते थे कि टाट या रण क्या है, टाट या रण क्या है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में रेत के धोरों के मध्य, पश्चिम उत्तर प्रदेश में रेत के धोरे, ये क्या है? रेत के धोरे या टीलों के मध्य, पश्चिम उत्तर प्रदेश में रेत के धोरे या टीलों के मध्य एक गड्ढा पाया जाता है। ये क्या है? गड्ढा पाया जाता है जिसे तल्ली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इसे क्या नाम दिया जाता है? तल्ली। इसे नाम दिया गया तल्ली। जब इन तल्लियों में पानी भर जाता है तो ये अस्थायी छोटी छोटी जलाशय बन जाते हैं। जब इन तल्लियों में भर जाता है पानी, जब इन तल्लियों में पानी भर जाता है तो ये अस्थायी छोटे छोटे जलाशय बन जाते हैं। छोटे छोटे जलाशय बन जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? पलाया कहा जाता है। तो अपन ने देखा था कि पश्चिम टाट या रण क्या होता है? टाट या रण वे होते हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में दो धोरों के मध्य, धोरे किसे कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं बूढ़ा या रेतीली मिट्टी के जो ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं उन्हें धोरे कहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और उन धोरों के मध्य जो बीच में गड्ढा बन जाता है, गहरा गड्ढे होते हैं, उन्हें कहते हैं तल्ली। पश्चिम भाषा में क्या कहते हैं? तल्ली। जब इन तल्लियों में बारिश होती है तो इनमें पानी भर जाता है। पानी बढ़ने के कारण वो अस्थायी झीलें बन जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? पलाया कहा जाता है। तो अपने देखा था टाट या रण क्या है?
कि दो धोरों के मध्य गड्ढे पाए जाते हैं। इन गड्ढों को तल्ली कहते हैं। इन तल्लियों में जब बारिश का पानी भर जाता है तो अस्थायी झीलें बन जाती हैं, जिन्हें प्लाया कहा जाता है, या टाट या रण कहा जाता है। ये अपन की टाट या रण की परिभाषा होती है। इसके बाद देखते हैं अपन, अगला टॉपिक आता है अपन का पलाया। पलाया किसे नाम दिया जाता है? पलाया एक टाट या रन का बड़ा भाग होता है। पलाया क्या होता है? टाट या रन का बड़ा भाग होता है। जैसे देखो, पलाया क्या होता है? पलाया टाट या रन का बड़ा भाग होता है। टाट या रन का बड़ा भाग होता है, जिसे तल्ली पलाया कहा जाता है। जैसे टाट या रन देखा अपन ने, दो धोरों के मध्य एक गड्ढा हुआ, उसे क्या कहा गया था? टाट या रन नाम दिया गया था। दो टाट या रन क्या होता है? दो धोरे बने थे पश्चिम और उत्तर प्रदेश में, उनके मध्य एक गड्ढा हुआ था, जिसे तल्ली कहा गया था। जब इन तल्लियों में वर्षा का पानी भरा तो उसे अस्थायी झीलें बनी। तो इसका बड़ा रूप लिया, इस हिसाब से बड़ा रूप लिया, तो इसे पलाया नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? पलाया नाम दिया गया था। तो अपन के कुछ पॉइंट आते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे अपन के कि अस्थायी जिले पश्चिम उत्तर प्रदेश में पलाया सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक पलाया पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं नागौर जिले में। तो सर्वाधिक पलाया, क्वेश्चन आता है सर्वाधिक पलाया कहां पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं नागौर में। सर्वाधिक पलाया नागौर में पाए जाते हैं। वे पोखरण है, काबोदे क्या झील है, अस्थायी झील कौन सी है? पोखरण प्लस काबोज, ये कहाँ है? जैसलमेर में है। ये अस्थायी झीलें जो गड्ढे बड्ढे में आप बताए थे ना, दो दोनों के मध्य जो गड्ढा बनता है, उसे छोटा रूप होता है, उसे तल्ली या टाट रन कहते हैं। और बड़ा रूप होता है जो पलाया कह जाता है। तो पलाया का ही भाग होते हैं पोखरण है, काबोद है, जैसलमेर में पाए जाते हैं जो अस्थायी झीलें होती हैं। एक फलोदी है जो फलोदी में पाई जाती है। एक क्या है? फलोदी, जो अपन के फलोदी जिला बना था नया, उसमें पाई जाती है। एक है अपन की रेवासा काछोर, एक अपन की रेवास रेवासा है, काछोर है, ये सीकर में पाई जाती है। सीकर में पाई जाती है। अपन की अस्थायी झीलें होती हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। तो आपको समझ में आई होगा कि मैंने टाट या रण दो शब्द बोले थे। ये क्या होते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में दो धोरे पाए जाते हैं। दो धोरों के मध्य जो गड्ढा होता है जिसमें बारिश का पानी भर जाता है, वो अस्थायी झीलें बन जाती हैं, जिन्हें तल्ली कहते हैं। तल्ली कहते हैं। जब ये इसमें पानी नहीं रहता है, जैसे एक बार दोबारा सुनो देखो, टाट या रण क्या होता है? दो धोरों के मध्य एक गड्ढा पाया जाता है, उस गड्ढे को तल्ली कहा जाता है। जब इस तल्ली में वर्षा होने के कारण बारिश का कुछ पानी भर जाता है, उसे टाट या रण कहा जाता है। जब इस तल्ली का बड़ा रूप हो जाता है, उसे पलाया कहा जाता है। और अपन देखते हैं कि अस्थायी रूप से जो झीलें हैं पश्चिम राजस्थान प्रदेश में कौन कौन सी हैं? सर्वाधिक पलाया तो नागौर में पाए जाते हैं। और फिर देखा पोखरण काबोद जैसलमेर में है, फलोदी जोधपुर में है, फलोदिया जो जोधपुर से नवीनतम जिला बना था। रेवासा काछौर सीकर के अंदर है। और ये अपन का टाट या रन का टॉपिक कंप्लीट होता है। और फिर अपन देखते हैं कि कुछ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जैसे हिमादा है, इर्ग है, रेंग है। ये कुछ बालू स्तूप के नाम है जो एक बार दोबारा देखिए उनको। एक तो अपन का रेंग, एक तो अपन का इर्ग, एक क्या है? इर्ग है, हमादा है और रेंग है। ऊपर आएगा हिमादा। हिमादा एक पथरीला मरुस्थल है। हिमादा क्या है? पथरीला मरुस्थल है। लास्ट में हिमादा क्या है? पथरीला मरुस्थल है। ये क्या है? चट्टानी या पथरीला है। ये कैसा है? चट्टानी है। और ये कैसा है? ये रेतीला है। और एक रैंक क्या होता है? रैंक इन दोनों का मिश्रण होता है। रैंक क्या है? इन दोनों का मिश्रण रूप है। मतलब ये रैंक पथरीला भी है और चट्टानी भी है, मतलब मिक्स है। ये क्या है? मिश्रण है।
तो मैंने आपको बताया था कुछ बालू का स्तूप बताया, जैसे हिमादा है, ये एक चट्टानी आकार का रूप हिमादा होता है, जिसमें आता है, जिसका विस्तार बताया था मैंने आपको। पोखरण से बताया था, बालोतरा बालोतरा से बताया था मैंने आपको फलौदी, उसके मध्य का जो भी भाग था उसे हिमादा नाम दिया गया था, जो एक अवसादी चट्टाने पथरीला मरुस्थल था। और फिर बताया था मैंने आपको मरुस्थल था, एक बताया था रेंग इर्ग। इर्ग क्या है? इर्ग एक रेतीला मरुस्थल है, और इन दोनों का मिश्रण रूप होता है वो रेंग पाया जाता है, जो अपन के पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। ये अपन का बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र था, वो कंप्लीट होता है, और एक बार दोबारा से जो भी पढ़ा था अपन ने उसका रिवाइज करते हैं। तो आइए देखते हैं, अपन पढ़ रहे थे पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें मैंने बताया था आपको कि 1994 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, जिसमें पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था चार। कौन कौन से थे? एक था अरावली पर्वतमाला, दूसरा था हाड़ौती का पठार, तीसरा था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, चौथा था पूर्व मैदानी भाग। फिर अपन ने एक टॉपिक लिया था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा था कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल 61.11% है। इसमें रेतीली या बालुई मृदा पाई जाती है, जिसे प्यासी मृदा कहा जाता है। फिर पढ़ा था अपन ने इस मृदा का विज्ञान नाम होता है एरिडोसॉल। फिर पढ़ा अपन ने कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में 61.11% क्षेत्रफल है, जिसमें जनसंख्या निवास करती है 40%। और उसके बाद पढ़े थे अपन ने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को जलवायु के आधार पर दो भागों में बांटा गया था, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर पढ़ा अपन ने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया था फिर से, जिसमें था अपन का बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र था, उसका क्षेत्रफल था अपन का 58.50% भाग पर बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र पाया जाता था, जिसमें अपन ने कुछ बालू का स्तूपों को नाम दिए थे। बालू का स्तूप किसे कहते हैं? कि पश्चिम राजस्थान प्रदेश में जो लहरदार स्तर आकृतियां पाई जाती हैं उन्हें बालू का स्तूप कहा जाता है। और बालू का स्तूपों के कुछ भाग पढ़े थे अपन ने, जैसे पढ़ा था अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, और अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है, पवनानुव्रत बालू का स्तूप है, अवरोधी बालू का स्तूप है, पैराबोलिक बालू का स्तूप है, जिनकी आकृति हेयरपिन के समान बताई गई थी आपको जो क्लास हुई थी पहले। और उसके बाद अपन ने शीप बताई थी, जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, उनकी तेज गति के कारण एक भाग आगे की ओर बढ़ जाता है और बचा भाग को शीप कहा जाता है, किसका? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप का। फिर अपन पढ़े थे, आए थे अपन बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंदर आए थे, जिसका क्षेत्रफल था अपन का 41.50%। मुक्त बालू का स्तूप क्षेत्रफल में मुक्त, जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं उसे बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसमें पढ़ा था अपन ने, पहले पढ़ा था अपन ने बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंदर पढ़ा था पोखरण जैसलमेर से, इसका विस्तार में देखा था पोखरण जैसलमेर से बालोतरा तक और बालोतरा से फलौदी तक इसका विस्तार था, जो एक पथरीला या चट्टानी भाग था जिसे हमादा नाम दिया गया था। हमादा एक पथरीला भाग होता है, इर्ग रेतीला भाग होता है, और रेंग इन दोनों का मिश्रण होता है। ये मरुस्थल के नाम है। और फिर अपन ने पढ़ा था कि पोखरण जैसलमेर से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक 80 किलोमीटर लंबी व 60 किलोमीटर चौड़ी एक भूमिगत जलपट्टी पाई गई थी, जिसे लाठी सीरीज नाम दिया गया था। उस लाठी सीरीज पर कुछ घासें पाई जाती हैं, जिसका नाम बताए थे मैं आपको, मुराद है, करंड है, अंजन है, सेवन है। ये कुछ घासों के नाम बताए थे, जो एक पौष्टिक घास होती है, इन्हें दुधारू पशुओं को खिलाने के काम आती हैं। और जैसलमेर की प्रसिद्ध गाय की नस्ल है एक सहवाल नस्ल की गाय, जो अत्यधिक दूध देने के कारण प्रसिद्ध है। फिर अपन देखा था कि पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में कुछ अस्थायी झीलें बताई गई थी, मैंने आपको जैसे बताई थी टाट या रण। टाट या रण क्या शब्द है? टाट या रण वो होते हैं जो पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में दो धौरे या दो टीले पाए जाते हैं। उन टीलों के मध्य का भाग एक गड्ढा निचला भाग होता है, जिसे तल्लीन कहते हैं। इस तल्लीन में जब पानी भर जाता है तो ये अस्थायी झीलें बन जाती हैं, जिसे टाट या रण कहा जाता है। जब इस टाट रण का बड़ा भाग हो जाता है, स्टार्ट का बड़ा भाग बड़ा रूप होता है, उसे पलाया कहा जाता है। सर्वाधिक पलाया नागौर जिले में पाए जाते हैं। और अस्थायी झीलें कौन सी पश्चिम मध्य प्रदेश में? ये होते हैं अपन की पोखरण है, काबोद ये पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है, फलौदी एक फलौदी नवीनतम जिला है जहां पर पाई जाती है, रेवासा काछ और सीकर के अंदर पाई जाती है। ये अपन की आज की क्लास कंप्लीट होती है। और आगे की बात है नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। और अपन की क्लास है रोजाना रेगुलर समय पर सुबह 8 बजे आती हैं, लेकिन कुछ दिनों से 2 दिन से बारिश ज्यादा होने के कारण हमारी क्लासें करीबन शाम को 4:30
या 5 बजे के लगभग अपलोड हो पाती हैं। तो आप क्लासों को देखना ना भूलें, क्लासों को लगातार देखें और हम पूरी संपूर्ण ज्योग्राफी का निचोड़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और अब अभी तक करीब मेरे हिसाब से हमारी ज्योग्राफी की 15वीं क्लास होगी शायद आज। तो 15 क्लास ज्योग्राफी की हो चुकी हैं। ज्योग्राफी का लगभग 50% कोर्स हम कवर कर चुके हैं और इसकी क्लास करीबन 60 या 70 के लगभग संपूर्ण क्लास होंगी ज्योग्राफी की। तो आप इन क्लासों को रेगुलरली बनाए रखें और देखें, और आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।